बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, ईद गुजर गई। ईद के सिलसिले में कुछ मसरूफियत रही, आप लोगों से रब्ता नहीं कर सका। और फिर एक तरफ तो ईद है, दूसरी तरफ मुसीबत आई हुई है बहुत से मुसलमानों पर मुख्तलिफ जगहों पर। ख़ास तौर पर जो पैलेस्टाइन के मुसलमान हैं उन पर बड़ी सख्ती आई हुई है, मुसीबत पड़ी हुई है। पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। अल्लाह पाक रहम करे। और मैं मज़म्मत करता हूँ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरिफ शाद के सिलसिले में मैंने तकरीर की थी एक वेबिनार में, जो कि जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल पीपल्स अलायंस ने उसका एहतमाम किया था 13 मई को। आरिफ शाद की शहादत का जो दिन है, बावजूद इसके कि उस वो ईद का दिन था, फिर भी जो कमिटेड लोग थे उन्होंने टाइम निकाला और इस वेबिनार में ख़िताब किया। तो मैंने भी अपने ख़िताब की जो कापी है वो लोगों से शेयर की और कुछ लोगों ने इस पर तबसरे किए। तो उस सिलसिले में एक मुग़ल साहब, में पूरा नाम नहीं मैं बता रहा, जिनका ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद से है, तो उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि यूके में बैठे हुए जो कश्मीरी हैं, आज़ादी की बात करने वाले, उनके और जो आज़ाद कश्मीर में प्रैक्टिकल जद्दोजहद में करने वाले लोग हैं, उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पर मैं फिर कभी बात करूँगा। तो वो कहते हैं कि आरिफ शाहिद को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बाद गद्दार का लक़ब दिया, बाद में राह का एजेंट या डिक्लेयर किया। इससे पहले जो आज़ाद कश्मीर में मौजूद आज़ादी के मुतवालियों ने यह तस्वर पेश किया। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लोगों ने आरिफ शाहिद पर गद्दारी का या इंडिया का या राह का एजेंट होने का लानबाद किया। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। और उसको फिर मुझे कहते हैं कि आपको पता है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आरिफ शाहिद से जो भी राब्ते में होता, यानी आज़ाद कश्मीर का नेशनलिस्ट, तो वो ये कहता जी ये आरिफ शाहिद जो है ये इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है और ये गद्दार है और इंडियन एजेंट है। तो मैं आज इन्हीं मामलात पर बात करना चाहता हूँ। मोर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे जो सवाल आते हैं वो मैं बाद में कभी डील करूँगा, अगर मुनासिब समझा तो। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया आरिफ शाहिद पर, क्या कभी ने किसी तरह का कोई सबूत पेश किया? इसका जवाब है मनफ़ी में नो, बिग नो। और फिर जिनको आप कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट हैं या आज़ाद कश्मीर के नेशनलिस्ट हैं या आज़ादी के प्रचार करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? अब नोट ये करने वाली, यहाँ पर बात करने वाली बात है कि पाकिस्तान का इस खित्ते पर कब्ज़ा है और इस खित्ते पर पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल है। इसकी कोई शुबा ज़िंदगी का ऐसा नहीं जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। इवन जो नेशनलिज़्म है वो भी पाकिस्तानी ब्रांड नेशनलिज़्म है बहुत से लोगों की। मैं सबका नहीं कहूँगा, बहुत से लोगों की, बहुत सी जमातों की पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ नेशनलिज़्म है। बल्कि उसमें मैं थोड़ा-सा इज़ाफ़ा ये करूँगा कि ये पाकिस्तानी ब्रांड नेशनलिज़्म भी नहीं कहूँगा, कि ये मुस्लिम नेशनलिज़्म है। इट इज़ नॉट जम्मू कश्मीर की नेशनलिज़्म। ये स्टेट नेशनलिज़्म या कश्मीरी नेशनलिज़्म अगर कहा जाए, तो ये वो उस तरह की नेशनलिज़्म नहीं है। और आम तौर पर ये होता है कि जब काबिज़ मुल्क होते हैं, वो जो यहाँ पर जो तहरीक चल रही होती है, तो वो उन तहरीक के तंज़ीमों के अंदर अपने सेल कायम कर लेते हैं, या कुछ तंज़ीमें खुद वो सेटअप करते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उनको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करते हैं, और ताकि वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और जो ट्रू नेशनलिस्ट हैं, उन पर नज़र भी रख सकें। ठीक है जी? तो अब जिन लोगों ने आरिफ शाहिद पर इल्ज़ाम लगाया, क्या पता वो किस कैटेगरी में आते हैं? उनके ज़ाती तौर पर कंट्रीब्यूशन क्या थी फ़ील्ड के अंदर? वो भी सारे वो मुजाहिद तो नहीं जो श्रीनगर को आज़ाद कराना चाहते थे। यानी कब्ज़ा मीरपुर में, मुज़फ़्फ़राबाद में, रावलाकोट में इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए उनको डर लगता है, उन पर पैरे लगे हुए हैं। लेकिन वो श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर को आज़ाद कराने की बात करेंगे, ये भी कहेंगे कि हमने, कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि श्रीनगर के बाद हमने लाल किले को फ़तह करना है। ये बेसिकली ये पाकिस्तान के फुट सोल्जर्स हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के अदारे क्या हैं? मैं इस पर भी थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि उनके जो गुमाश्ते हैं या चमचे हैं या उनके फुट सोल्जर्स हैं, उन पर बात करने से पहले वो देखना चाहिए कि पाकिस्तान वाले क्या हैं?
बहुत ये ठीक है जी, इस पर बहस हो सकती है कि पाकिस्तान क्यों बना? इस्लाम के लिए बना था या कुछ और मकासद थे? लेकिन ये हकीकत है कि नाम तो यही है ना कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह को कहा जाता है। ये भी सच है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्नाह, यानी सच के मतलब ये कहने का कि कुछ लोग कहते हैं कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं, वो ब्रिटिश एजेंट थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया को तक़सीम किया, मुसलमानों को तक़सीम किया। ये एक व्यू है। जब ये कहा जाता था ये काफ़िर आज़म है, तो ये किसी हिंदू ने तो नहीं कहा था। ये मैंने उस वक़्त बरसगीर के या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा था ना, यानी यूनाइटेड इंडिया के लोगों ने कहा था। ये या काफ़िर आज़म है, उस पर कई तरह के इल्ज़ामात लगते थे। फिर ये पाकिस्तान के लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि काज़ी-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो बहन है फ़ातिमा जिन्नाह, वो इंडिया की एजेंट है, गद्दार है। किसी कश्मीरी ने तो नहीं कहा था ना। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, जिनको पाकिस्तान वालों ने अपने ही लोगों को गद्दार कहा, इंडिया का एजेंट कहा या अमेरिका का एजेंट कहा। कितने जर्नैलों पर ये इल्ज़ाम है कि वो या ब्रिटिश के लिए काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है ना वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। इवन जो आईएसआई के लोग हैं या दूसरे दायरों में बैठे हुए लोग हैं, उनके बारे में भी ये शकूक पाए जाते हैं कि वो अमेरिका के गुमाश्ते थे, उनके लिए काम करते थे। ये मैं नहीं कह रहा ना, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ना। फिर आगे एक लिस्ट आती है, पूरी लिस्ट है। जनरल अयूब साहब को भी क्या कहते थे, वो अमेरिका का एजेंट है। मैं किस-किस का नाम लूँ? अभी हाल ही में जो तहरीक चली है इमरान खान के खिलाफ, जो पीडीएम बनी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या कहा, ये रा के एजेंट हैं। यानी कि 1-2 नहीं, 8-9 जमातों का ये इत्तेहाद है, वो सारी जमातों के ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि ये रा के एजेंट हैं। इससे पहले क्या नवाज़ शरीफ को कहते थे कि वो रा का एजेंट है, मोदी का यार है। अभी इमरान खान को क्या कहा जाता है कि ये यहूदियों का एजेंट है और ये रा का एजेंट है कि इसने गिव एंड टेक कर दी है। तो ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में है। जिस मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर में ये हो कि दूसरे मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाने हैं और इल्ज़ामात लगाने के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि हमारा काम है इल्ज़ाम लगाना। तो जहाँ पर इस तरह का कल्चर प्रिवेल कर रहा हो, उस कल्चर के लोगों को या उस कल्चर के जो एजेंसीज़ हैं, उस कल्चर की जो एजेंसी है, उनके गुमाश्ते जो बैठे हुए हैं सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, तो उनके लिए ये कोई छोटी-सी बात है कि दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना। ठीक है जी। अब मुझ पर एक साथी ने, यानी साथी ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का है, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि अब वो आपने उस इल्ज़ाम से पीछे हट गया। उसने कहा जी 3-4 लोगों का उसने नाम लिया जिसमें मेरा नाम भी आया। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि भई ये लोग जो हैं इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे पास उसका फ़ोन था, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा भाई जो तीसरे 3 आदमी हैं, उनके बारे में मैं कोई राय नहीं दूँगा। आपने इसमें मेरा नाम भी जो है ना कह दिया है, तो प्लीज़ बराए करम मुझे बताएँ कि मैंने कौन-सी गद्दारी की है और आपके पास क्या सबूत है? मैं इस वक़्त अल्फ़न कह रहा हूँ। उस आदमी ने कहा जी आपके बारे में मैं तहकीक कर रहा हूँ अभी। अच्छा अभी वो तहकीक कर रहे हैं लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया। तो मैंने कहा भई बगैर तहकीक किए आपने कैसे इल्ज़ाम लगा दिया? चलें जी कोई बात नहीं हो गया। तो मतलब अगर ये लोगों का और आजकल मेरी बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं। अगर ये एक माइंडसेट हो और ये पढ़ा-लिखा आदमी है, ठीक है ना जी? ग्रेजुएट है और इस वक़्त फ़ॉरेन मुल्क में रह रहा है, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। तो जो लोग पाकिस्तान के माहौल में रहे हैं, वहाँ पर तालीम हासिल की है उन्होंने और पाकिस्तान की एजेंसियों के रहम-ओ-करम पर हैं, तो वो क्या-क्या इल्ज़ाम लगाएँगे, उसका आप सोच सकते हैं क्या होगा? तो इसलिए तो अगर ये है कि सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के नेशनलिस्ट ने इल्ज़ाम लगाया, तो ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। यानी पाकिस्तान के दारूल ने हो सकता है उन्होंने कहा हो कि इन पर इल्ज़ाम लगाओ, ताकि जब ये इल्ज़ाम जो है ना फैल जाएगा तो फिर उसके बाद उनको इसको टारगेट करने में आसानी होगी। एक फ़ज़ा तैयार की जाती है ना। अगर पाकिस्तान के दायरे कहेंगे तो लोगों के लिए ज़हन में ना बात आएगी कि भई ये तो शायद मुखालफत में कर रहे हैं। अगर आज़ाद कश्मीर के जो उनको फुट सोल्जर्स हैं, उनके गुमाश्ते हैं, अगर उनके ज़रिए ये इल्ज़ाम लगाएँगे और ये इसको प्रोपेगेंडे को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो उनके लिए राह हमवार हो जाएगी और वो ईज़िली टारगेट कर सकेंगे और फिर ये कहना वो कहते हैं क्या चाहते हैं कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो एजेंट हैं। किसके? कभी कहते हैं अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क का इल्ज़ाम आ जाता है। तो उनका मतलब ये है कि जो ये मुहिब वतन लोग सिर्फ वही हैं जो अपने आप को किबला काबा मानते हैं इस्लामाबाद। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने ला करना है, सिर्फ वही मुहिब वतन है। जो अपने आग की खुदरातियत इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है और ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान का हिस्सा बनें।
देखिए आके खुदरातियत की मर्ज़ी भी ये मतलब यही होता है कि कौमों का अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करना, अपने फ्यूचर का मुस्तकबिल का फ़ैसला करना। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग जो हैं जिन दिनों इनके साथ इंडिया की काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, तो इन्होंने फिर भी वो जो है ना हदीस पेश करनी शुरू कर दी कि वतन से मोहब्बत निसफ़ ईमान है। और लोग तैयार जो जंग के लिए तैयार करने के लिए उनको कर रहे थे, तो ये आपका वतन है, उसको दिफ़ा करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो फिर अगर वतन को मेरे वतन की मोहब्बत निसफ़ ईमान है, तो मेरा वतन पाकिस्तान नहीं है, मेरा वतन जम्मू कश्मीर है। तो मैं तो अपने जम्मू कश्मीर से मोहब्बत करूँगा ना। तो यानी पाकिस्तानियों ने ये सोच लिया, वो इसी तरीके से अगर उस पर अमल किया जाए उस हदीस पर, तो जो हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं, उनका वतन हिंदुस्तान है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, उनका वतन अफ़गानिस्तान है। तो सब इनके तसव्वुर में ये आती है बात कि सब लोगों का, सब मुसलमानों का काम है पाकिस्तान का दिफ़ा करें। तो तब जाकर वो उस हदीस के मायार पर पूरा उतरेंगे। तो ये मायार पाकिस्तानियों ने सेट किया हुआ है। उनके मायार मुख्तलिफ हैं। अगर जम्मू कश्मीर का एक शहरी अपने वतन से मोहब्बत करे, अपने वतन के साथ इज़हार मोहब्बत का इज़हार करे, अपने मफ़दात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, तो उनके नज़दीक ये गद्दार है, ठीक है? तो मेरे लिए तो कोई बड़ी हैरानगी की बात नहीं है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर आपकी भी ये सोच है और आप उनकी चालों को उनके बिछाए हुए जाल को नहीं समझते, तो मुझे आपकी सोच पर अफ़सोस आ रहा है। पाकिस्तान पर मैं कोई गिला नहीं करूँगा, वो काबिज़ है और जो जो हमारी आज़ादी के दुश्मन है, तो वो तो हमारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे ना, मुझे उन पर कोई गिला नहीं है। और फिर ये भी बात आती है कि जिन लोगों को आपने कहा है, वो पाकिस्तान ने ये किया है, तो मैं उनसे कोई बेहतर तवक्को नहीं कर सकता। आपको क्या पता कि कौन-सी जमात में कितने लोग होंगे उनके आदमी? जो सेंट्रल कमेटी के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो भी कई बार उनके होते हैं। टियर 1, टियर 2 जो उनके लीडरशिप है, उसमें कितने उनके लोग होंगे? इसी तरीके से पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसमें कौन-कौन आदमी कहाँ-कहाँ प्लग्ड है, हमें पता नहीं है। और मैं बात को कंक्लूड करने से पहले ये कहता हूँ कि ये मैं बात कर रहा हूँ 80s लेट 80s की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के एक आदर सर्विस जनरल साहब तशरीफ़ लाए बरतानिया में। जब ये लोग बरतानिया में आते हैं ना, ख़्वाह कोई सियासी लीडर हों या जनरल हों, तो वो उनकी हैसियत वो नहीं होती जो पाकिस्तान में होती है, ठीक है? यहाँ पर वो खुलकर निजी महफ़िल में बात भी कर लेते हैं और उन जनरल साहब का मुझे नाम मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक निजी महफ़िल में उनसे सिटिंग हुई, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा जी सुना है कि फलाँ जनरल साहब जो हैं वो अमेरिका के एजेंट हैं, सीआईए के एजेंट हैं। तो जो जनरल साहब वहाँ महफ़िल में मौजूद थे, तो वो खामोश हो गए। ऐसे-ऐसे कुछ सोच में पड़ गए, ऐसे कोई होके सोचने लगे, तो सवाल करने वाला है, उसने सोचा भई शायद मैंने कोई गलत सवाल कर दिया, तो इनको नागवार गुज़रा। तो उन्होंने कहा भई सर जी मैंने ये बात सवाल कर दी, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आपको बुरा लगा? उन्होंने कहा जी नहीं, नहीं बुरा नहीं लगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन-कौन जनरल सीआईए का एजेंट नहीं है। मैं ये सोच रहा था, वो कर रहा था। तो मतलब ये कहने का आदर सर्विस जनरल ने ये बात की थी, ठीक है? तो इस वजह से ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। अगर वो इल्ज़ाम ना लगाएँ, तो आपने मफ़दात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें? आप कंक्लूड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपने मुझ पर भी बड़े इल्ज़ाम लगाए उन्होंने। जब तक मैं भी उस काफ़िले का यानी एक लीडर था, जो श्रीनगर को आज़ाद करना चाहता था पहले, तो मैं बड़ा मुहिब्बे वतन था। मेरी मिसालें दी जाती थीं। जब हमें ये सोच आई कि भई यार हमारा ये खिता जो है, ये तो इस पर इंडिया का कब्ज़ा नहीं है। इंडिया के कब्ज़े से को छुड़ाने के लिए वहाँ के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं कि हमने क्या करना है। मैं अपने मिंबर से जाकर वहाँ उनको आज़ाद नहीं करा सकता, या मीरपुर से या कोठी से जाकर आज़ाद नहीं करा सकता। माई स्ट्रगल इज़ ऑन दिस साइड ऑफ द एलओसी। तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अभी शब्बीर गद्दार हो गया आप, ठीक है? सो बी इट। फिर मुझ पर जब इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, वो बेशुमार लगाए, वो मेरा आईडी कार्ड भी उन्होंने कैंसल कर दिया। मेरे जो बैंक जो अकाउंट्स हैं, वो फ्रोज़न कर दिए, फ्रीज़ कर दिए। बैंक अकाउंट्स अभी भी फ्रीज़ हैं, ठीक है जी? फ्रोज़न है, उनको मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उनको दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर नहीं गया। मैं उनको आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट में लेकर नहीं गया, मैं उनको इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में लेकर गया, ठीक है? 2 ढाई साल मुकदमा चला और मुझ पर बड़ा प्रेशर भी डाला गया। जब उनको पता चल गया भी ये जट अब बिगड़ गया, वो ज़िद्दी हो गया और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहा। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। मैं नहीं माना। कितने लोग मेरे पास आए। तो जब मेरे लिए यहाँ पर ये नोट करें, जब कोर्ट में फैसला होता है, उससे पहले जो इस्तिग़ासा होती है, जो जिन जो जिन वो जो केस बनाते हैं, उनको सबूत पेश करना होता है।
बाज़ का तो ये होता है कि वो सबूत पेश करते हैं, जज उसको क्रेडिबल नहीं मानता, ठीक है जी। वो शक की बुनियाद पर या किसी और रीज़न से वो कहता है जी भई इसको बरी करते हैं या फारिग करते हैं, ठीक है। अल्लाह के फज़ल व करम से इन माय केस पाकिस्तान और पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज़ कुड नॉट प्रोवाइड अ श्रेड ऑफ एविडेंस, एक भी एविडेंस नहीं मुहैया कर सकी थी, ठीक है। आखिर तंग आकर जज ने कहा भी आप सबूत कोई दे नहीं देते तो मुझे फ़र्क करना पड़ेगा। तो फिर उन जज ने बेचारे ने इतना ये भी कहा कि भई अगर कुछ नहीं करते तो एफआईआर लिख दें ताकि मैं तो जान छुड़ाऊँगा अपनी। तो फिर कुछ नहीं हुआ, आखिर में फैसला मेरे हक में हुआ, ठीक? और उनको आईडी कार्ड इश्यू करना पड़ा। इसका मैं तो एक प्रिंसिपल के लिए लड़ रहा था। मैं अभी भी अपने मुल्क नहीं जा सकता। बैंक अभी अकाउंट्स फ्रोज़न हैं और लाखों रुपया मेरा पड़ा है वो तो। लेकिन अब वो कहते हैं कि कार्ड की मैंने कॉपी बनाकर भी भेजी, कि भई एक्टिवेट कर दे, कहते हैं जी बजाते खुद आओ, तो फिर एक्टिवेट होंगे। बैंक अकाउंट तो एक्टिवेट हो जाएँगे लेकिन मैं डीएक्टिवेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। सीधी-सी बात है। तो मतलब ये कहने का है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे, ठीक है? जब इल्ज़ाम लग रहे थे, जब कोर्ट ने फैसला नहीं किया था तो मेरे रिश्तेदार भी, दोस्त अहबाब भी जगह-जगह बातें कर रहे थे। ये जी देखें जी शब्बीर पर ये इल्ज़ाम आ गया। जब मुझे बरी कर दिया गया, मुझे बेगुनाह पाया गया, तो बहुत से लोगों को साँप सूख गया और मैं क्या कहूँ कुछ पंजाबी में गलत लफ़्ज़ निकल जाएगा मेरे मुँह से, तो खामोशी इख्तियार कर दी। मेरे रिश्तेदार भी बहुत से खामोश हो गए। लेकिन कभी नहीं किसी ने ये नहीं बताया आपने दूसरों को कि शब्बीर को बेगुनाह पाया गया। ये प्रोपेगेंडा करने के लिए हर जगह हर आदमी मौजूद था कि शब्बीर पर ये इल्ज़ाम लगा। लेकिन शब्बीर बेगुनाह हो गया, ये नहीं। किसी अख़बार ने शेयर नहीं किया, ठीक है? ये है पाकिस्तान की यानी पॉलिसी और पाकिस्तान का कंट्रोल। आज़ाद कश्मीर के किसी मीडिया ने नहीं किया। उसने उसको शेयर नहीं होने दिया। सो मच सो कि मेरे लिए मसला क्या बना था, मैंने किताब लिखी थी कि व्हाई आरिफ शायद वाज़ किल्ड। काफ़ी मैंने हक़ाइक़ पेश किए उसमें। जिस आदमी ने मसलन बात यहाँ पर आती है कि सनफ़ मैं हूँ उसका, ठीक है जी। शाया की थी ये किताब ख्वाजा रफ़ीक साहब ने और टाइप सेटिंग की थी अंसारी साहब थे, पूरा नाम मुझे शायद मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने टाइप सेटिंग की थी। बेचारे को ₹5000 मिलता था महीने का। उसका कसूर ये है कि टाइप सेटिंग की है उसने। उस पर भी गद्दारी का मुकदमा उन्होंने बना दिया। ख्वाजा रफ़ीक पर भी गद्दारी का मुकदमा बना दिया। ख्वाजा साहब ने ये किया कि जब उनको पकड़ कर कोई तंग किया होगा, उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार मुझ पर लगा दी और दूसरे लोगों पर लगा दी। तो ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ करती हैं। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप काबिज़ मुल्कों और काबिज़ मुल्कों की एजेंसियों से क्या तवक्को करते हैं? वो आपको यानी क्या कहेंगे भई आप लॉयल टू जम्मू कश्मीर हैं आप। वो तो कहेंगे जी दीज़ आर डिसऑनेस्ट पीपल, डिसलॉयल पीपल, ये ट्रेटर्स हैं, ये गद्दार हैं, ये एजेंट्स हैं। ये बातें उनको सूट करती हैं। तो आर वी गोइंग टू फॉल इंटो दैट ट्रैप? जो बात वो करते हैं क्या हम उसको प्रमोट करेंगे? बिफोर वी डू दैट वी हैव टू थिंक। हाँ, मैं मुग़ल साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि मुग़ल साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर लिखा, इन्होंने पब्लिसाइज़ नहीं किया। सो दैट गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ मुग़ल साहब कि इन्होंने कम से कम सोशल मीडिया पर नहीं भेजा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर राब्ता किया। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। तो मैं इसको ये कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपके पाकिस्तान के इदारे आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई काम नहीं किया। जिस आदमी ने काम किया फील्ड में और ट्रूली किया, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया है, वो नेशनल हो ही नहीं सकता कि जिस पर इल्ज़ाम ना लगाओ। वो लगाते हैं। जो उनके अपने आदमी हैं उन पर नहीं लगाते। ठीक है? आई लीव इट एट दैट एंड आई होप दैट कॉमन सेंस प्रिवेल्स एंड आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर किसी और के पास कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। तो मुग़ल साहब का एक सवाल अभी रह गया तो मैं अब सोचूँगा कि उसका जवाब देना ज़रूरी है या नहीं। ओके जी, मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड मैं ये आखिर में ये कहूँगा कि इफ यू डू लाइक माय प्रोग्राम्स, डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। दूसरा ये होगा कि डायरेक्टली जैसे भी मैं मेरा वीडियो होगा शाया होगा या रिलीज़ करूँगा तो वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, मुझे भेजना नहीं पड़ेगा। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।